जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीखने के सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया था। पहला था कंडीशनिंग और दूसरा था समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या। आप लोग देखिए, एक छोटा सा फिगर बनाया हुआ है, उस पर ध्यान से देखिएगा तो गोल आकार में एक आकृति बनाई गई है जिसमें लिखा हुआ है कि बालक की आवश्यकता उसे चालित करती है, उसे आगे बढ़कर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और क्यों करती है? क्योंकि उसे लक्ष्य तक पहुंचना होता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं। देखिए, बाधा का भी एक छोटा सा स्तंभ बनाया गया है। इन बाधाओं को पार करने के लिए बालक अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार बार बार प्रयास करता है और कई प्रयास तो उसके सफल नहीं होते हैं, फिर भी वह प्रयास जारी रखता है क्योंकि उसकी आवश्यकताएं बड़ी होती हैं। जैसे ही वह उनको पार करता है, वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, तो उसकी वह आवश्यकता पूरी हो जाती है और समस्या का समाधान हो जाता है। तो इसमें एक बात हो जाती है कि समस्या के सामने उत्पन्न होने वाली बाधा पर विजय प्राप्त करना ही समस्या समाधान है। मनोवैज्ञानिक गेट्स ने कहा, समस्या समाधान एक प्रकार की शिक्षण विधि है जिसमें परिस्थितियों के अनुकूल नई प्रतिक्रिया को जन्म दिया जाता है। स्टैनन ग्रे ने भी अपना विचार व्यक्त किया कि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होती है। अब हम लोग एक बात याद रखेंगे कि समस्या समाधान के अंतर्गत कुछ स्टेप होते हैं, जैसे समस्या को समझना, जानकारी संग्रह करना, संभावित समाधान का निर्माण करना, संभावित समाधानों का मूल्यांकन करना, संभावित समाधानों का परीक्षण करना और अंततः निष्कर्ष तक पहुंचना। हमें आज समस्या समाधान से संबंधित अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हमारे सिलेबस में दो सिद्धांत हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित है, जबकि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर द्वारा प्रस्तावित है। आज हम डिटेल में ट्रायल एंड एरर मेथड को पढ़ेंगे। इसके प्रोपाउंडर या प्रवर्तक कौन है? E.L. थॉर्नडाइक है। इनकी पुस्तक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें 1913 में सबसे पहले अपने इस सिद्धांत को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, प्रस्तावित किया था। इसे अन्य नामों से जाना जाता है। इसे थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म यानी संबंधवाद का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, और दूसरा उद्दीपक प्रतिक्रिया बंध का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जिस जानवर पर यह एक्सपेरिमेंट किया था, का चयन किया था, वह थी बिल्ली, जिसे एक पजल बॉक्स यानी इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया पिंजड़ा या बॉक्स का नाम पजल बॉक्स था। इसे मेज के नाम से भी जाना जाता है। स्पेलिंग देखना, MAZE, मेज के नाम से भी जाना जाता है। सीखने का अर्थ, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया था कि सीखना क्या है? सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य कौन करता है? मनुष्य का मस्तिष्क कार्य करता है। अब हम लोग जानेंगे कि संबंध किसके बीच है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, बार बार बोलते हैं, उद्दीपक और प्रतिक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने को ही सीखने का मूल शर्त माना था। अब हम लोग थॉर्नडाइक की इस धारणा को स्पष्ट करेंगे कि थॉर्नडाइक की धारणा है कि सीखने की प्रक्रिया शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का विभिन्न मात्राओं में संबंध होना आवश्यक है। यह संबंध विशिष्ट उद्दीपक और विशिष्ट प्रतिक्रिया के कारण स्नायु मंडल यानी हमारे नर्वस सिस्टम में स्थापित होती है। इस संबंध की स्थापना सीखने की आधारभूत शर्त होती है, अर्थात सीखने में मस्तिष्क अपनी संपूर्ण भूमिका अदा करता है, लेकिन साथ ही साथ शारीरिक शक्ति को इन्होंने विशेष महत्व दी। सीखना संबंध स्थापित करना है। इस तथ्य को साबित करने के लिए थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में बिल्ली को लिया। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद कर दिया। पिंजरे का दरवाजा एक खटके के दबने से खुलता था।
उसके बाहर भोजन रख दिया। भोजन में बिल्ली को सबसे प्यारा क्या लगता है खाने में? मछली। मछली रख दी। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था, जिसके कारण उसमें प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई, यानी भोजन में उसे जो मछली मिली वो उसे प्रेरणा देती है कि कार्य को आगे बढ़ाया जाए। बार बार अनेक तरह से बाहर निकलने का प्रयास किया। एक बार संयोग से, बार बार प्रयास किया पर निकल नहीं पाई। एक बार संयोग से अचानक उसका पंजा खड़के अर्थात सिटकनी पर पड़ा और दरवाजा खुल गया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को अनेक बार दोहराया। कहा जाता है 9 से 10 बार उन्होंने ये लगातार बिल्ली के साथ किया। अंत में देखा गया बिल्ली बिना किसी भूल के खटके यानी सिटकनी को पैर से दबाकर दरवाजा खोलने लगे। इस प्रकार उद्दीपक यानी भोजन और प्रतिक्रिया अर्थात दरवाजे खोलने में संबंध स्थापित हो गया। यह संबंध स्थापित करने को एसआर बॉन्ड कहते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने इस एसआर बॉन्ड को प्रदर्शित करने के लिए जो प्रयोग किया उसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि से सीखने को प्रदर्शित करने के लिए कहा, उसकी व्याख्या की कि जब हम किसी काम को करने में त्रुटि या भूल करते हैं और बार बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या कम या समाप्त की जाती है तो ऐसी स्थिति को प्रयास एवं त्रुटि से सीखना कहलाता है। अब हमारे यहाँ पे एक बात बार बार आप लोगों को ध्यान में देनी होगी कि वास्तविक जीवन में सीखने की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। सीखने की प्रक्रिया में देखेंगे बालक इसको कैसे अपने जीवन में अप्लाई करता है। बालक चलना सीखता है इसी सिद्धांत के आधार पर, जूते पहनना, चम्मच से खाना खाना। वयस्क क्या सीखते हैं? ड्राइविंग, टेनिस, क्रिकेट खेलना, यानी जितने भी नियमबद्ध खेल हैं उसे यह खेलना इसी समय सीखते हैं। जबकि हम लोग देखेंगे एक सामान्य चीज़, टाई की गांठ बांधना भी हम लोग इसी सिद्धांत के अंतर्गत सीख आते हैं। हम लोग नेक्स्ट पेज में देखिए हेडिंग लिखा हुआ है थॉर्नडाइक के सिद्धांतों के आधार पर समस्या समाधान के सोपान यानी स्टेज या स्टेप। ये प्रश्न हमेशा बार बार पूछता है कि कितने स्टेप हैं, तो देख लीजिए हमारे पास 7 स्टेप है। स्टेप स्टार्ट होता है ड्राइव से। ड्राइव मतलब चालक, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे हमेशा मनुष्य की जो आवश्यकता है उसे ही कार्य करने के लिए चालित करती है, उसे ड्राइव किया जाता है। समस्या समाधान का पहला स्टेप है चालक यानी ड्राइव। दूसरा है गोल, हम लक्ष्य की ओर देखते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। तीसरा है ब्लॉक यानी बाधा। जैसे ही हम अपने गोल को देखते हैं कुछ अनेक सारी बाधाएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। इन बाधाओं को पार करने के लिए या इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हम लोग रैंडमली बहुत सारे प्रयास करते हैं, यानी जिधर से भी हमें मौका मिलता है हम प्रयास करते हैं जिससे हम गोल तक पहुंच जाएं। किंतु अचानक ही हमें एक सफलता मिलती है और वही सफलता हमें तथ्यों को सेलेक्ट यानी निर्वाचित करने की, क्या निर्वाचित करते हैं हम लोग? उचित समाधान को निर्वाचित करने की क्षमता हमें विकसित हो जाती है और उसके बाद हम एक सफल चेष्टा करते, एक सफल प्रयास करते हैं जिसके बाद हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं और हमारी समस्या समाधान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अगर आप प्रयोग को ध्यान से देखिएगा तो प्रयोग में भी ऐसा हुआ था। भूखी बिल्ली जो उसकी आवश्यकता थी उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। उसका लक्ष्य मछली को प्राप्त करने के बीच में बाधा आती है, वह पिंजड़ा और पिंजड़े की सिटकनी, जिसमें वो अनंत प्रयास करके सिटकनी को खोलने में सफल होती है। एक बार सफल होती है, अचानक सफलता मिलती है, उसके बाद वह उस क्षेत्र को निर्वाचित कर लेती है कि उसे कहाँ तक पहुँचना है। अंततः लास्ट में वह एकदम सफल प्रयास करके अपनी समस्या को समाधान करती है। अगर देखा जाए तो इस सिद्धांत की विशेषता क्या होनी चाहिए?
इस सिद्धांत की विशेषता है बालक में शारीरिक कुशलता को अधिक बल देना, यानी शारीरिक क्षमता को अधिक बल देना। संवेदक प्रेरक समायोजन पर आधारित, यानी जब हम एसआर बॉन्ड बनाते हैं तो देखते हैं जब प्रेरक यानी उद्दीपक प्रेरणादायक होती है तो उस कार्य को हम बड़ी आसानी से क्रियान्वित कर लेते हैं। पर्याप्त प्रयास के बाद ही सफलता मिलती है, यानी इसमें अभ्यास की प्रबलता रहती है, बालक कर कर ही कुछ सीखता है। नई समस्या एक नए ढंग से प्रारंभ की जाती है, यानी यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम किसी एक समस्या का समाधान करके अन्य समस्याओं को उसके आधार पर समाप्त कर सके, अर्थात पर्याप्त प्रयास करना पड़ता। विशेषता के बाद अब आता है कि इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में 20वीं सदी में लगभग इसका प्रभाव संपूर्ण देश में था, यानी इस सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता था। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग आज इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखेंगे बड़े तथा मंद बुद्धि के बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। इस सिद्धांत से बालकों में धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। अब एक बार याद रखिएगा, परिश्रम यहाँ पे ये जो बार बार प्रयास किया जा रहा है, इसमें परिश्रम में आशा यानी संभावनाएं जिताई जाती है कि हम परिश्रम करें धैर्य के साथ तो हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। इस सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए भी प्रयोग किया जाता है। कार्य की धारणाएं स्पष्ट होती हैं, यानी जिस काम को हम बड़े नज़दीक से उसके साथ रहकर कार्य करेंगे तो उसका जो कंसेप्ट है वो हमारे सामने क्लियर रहता है। अनुभवों का लाभ उठाने की भी क्षमता इसमें विकसित होती है। आप थोड़ा बिल्ली की वाली भी बात पर ध्यान दीजिएगा, जब हमें सफलता मिलती है तो हम उस क्षेत्र पे ज़्यादा कार्य करते हैं। पढ़ाई लिखाई में भी यह कार्य होता है, जहाँ से हमें सफलता की रोशनी दिखाई देती है हम उस कार्य को करते हैं। लिखना, पढ़ना, गणित सीखने के लिए यह सिद्धांत सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ है। अब एक छोटा सा उसके गुण के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यह एसआर बॉन्ड, याद रखिएगा, एसआर बॉन्ड को सीखने का आधारभूत शर्त मानता है। शिक्षा में प्रेरणा को विशेष महत्व दिया जाता है और अंत और सबसे महत्वपूर्ण, इस सिद्धांत के आधार पर ही थॉर्नडाइक ने सीखने के तीनों मुख्य नियम का प्रतिपादन किया है। अब हम आ जाते हैं कि इस सिद्धांत का दोष क्या है। इस सिद्धांत में दो दोष, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, गुण, शैक्षिक महत्व, विशेषता या दोष, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। अब यहाँ पे दोष निकालने वाले कहते हैं कि यहाँ व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल दिया गया है, जिसमें समय का नष्ट है, यानी श्रम और समय दोनों की हानि इस सिद्धांत के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक देखते हैं। दूसरा, सीखने की क्रिया को मशीन की तरह यांत्रिक बना दिया गया है, जिसमें मानव का विवेक, चिंतन आदि गुणों की अवहेलना की जाती है। कुल मिलाकर हम देखेंगे कि यह सिद्धांत शिक्षा के प्रारंभिक समय पर बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा इसमें बहुत सारे परिवर्तन के साथ नए स्वरूप को प्रदान करने का प्रयास मनोवैज्ञानिकों ने किया। स्किनर के कथनों में लगभग आधी शताब्दी तक संबंधवाद का विद्यालय के अभ्यासों में प्रमुख स्थान था, पर अब इसे अन्य सिद्धांतों की रोशनी में सुधारा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर शिक्षा में इसने क्रांति लाई, लेकिन इसमें परिवर्तन आवश्यक था जो किया गया।